और नोएडा के सेक्टर 150 में एक इंजीनियर की डूबकर मौत मामले में प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है। नोएडा इंजीनियरिंग मौत के मामले में एक्शन लिया गया है। डी को यहां पर बर्खास्त किया गया है। नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। पुलिस ने 2 बिल्डर्स के खिलाफ भी यहां पर केस दर्ज किया है। इस बीच आपको ये भी बता दें, विजटाउन और लोटस ग्रीन्स पर गैर इरादतन हत्या की एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। इन पर लापरवाही का आरोप है। घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी की वजह से युवराज मेहता की कार इम्बैलेंस होगी, अनियंत्रित होकर सीधे तालाब में जा गिरी। बताया तो ये भी जा रहा है कि सड़क किनारे ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगे थे और ना ही कोई सुरक्षा दीवार यहां पर मौजूद थी, ना ही कोई साइन बोर्ड, चेतावनी का कोई भी बोर्ड यहां पर लगाया गया था, जिससे हादसा और ज्यादा भयावह हो गया। इस दुर्घटना में 27 साल के युवराज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और जावेद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे वहीं से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार जो है लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। जावेद, अभी क्या तस्वीर वहां पर बनी हुई है? क्योंकि लगातार एक्शन तो जरूर यहां पर सिस्टम जागा जरूर है, लेकिन लोगों का क्या कहना है? न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी गवाही हम आपको दिखाएंगे। मोनिंदर वो शख्स हैं, जब हादसे के वक्त ये यहाँ पर पहुंचे थे और इन्होंने बचाने की कोशिश की। इन्हीं से ही समझते हैं कि उस रात क्या हुआ था, किस तरह से बचाने की कोशिश की गई थी, क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था थी। मोनिंदर, आप ये बताइए कि क्या उस रात हुआ था, आप यहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या आपने देखा, और आपने बचाने की कोशिश भी गई, आप अंदर भी गए, क्या हुआ था, पूरा घटना बताइए सिलसिलेवार ढंग से, पूरा देश सुन रहा है। ठीक है जी। मैं नोएडा सेक्टर 150 के ही रहने वाला हूँ जी। 5 बजे से 2 बजे तक मैं फ्लिपकार्ट पर जॉब करता हूँ। फ्लिपकार्ट मिनट जो चली है उसमें ग्रोसरी में। तो मैं लास्ट ये युवराज नाम का लड़का जो है गुड़गांव कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमारे सेक्टर 150 में टाटा में रहता है, टाटा सोसाइटी में। वो भाई उस दिन आ रहा था, धुंध के कारण वो लेट हो गया, तो 12 बज के यहाँ पे आते आते तो उसे रास्ता ना दिखने के कारण ये इसे सीधा जोड़ में दाग गया। जोड़ में दागने के बाद 12 बजे वो जोड़ में दागा था। लड़का कम से कम 1:45 बजे तक लड़का जिंदा था। 1:30 से 2 बजे तक वो 2 घंटे, 1:30 से 2 घंटे वो लड़का जिंदा रहा है। बचने की उसने गुहार लगाई है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, बराबर उसने टॉर्च दिखाई है, पूरे टॉर्च दिखाई है, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, लेकिन पूरा सिस्टम हार गया। जबकि मौके पे सब कुछ था, सारी व्यवस्था थी। आप यहाँ कब पहुंचे? तब वो टॉर्च दिख रही थी जब आप यहाँ पर पहुंचे, या यहाँ पर जब आप पहुंचे वो गाड़ी डूब चुकी थी? यहाँ पे कौन कौन सी SDRF थे, NDRF थे, कौन कौन विभाग के कर्मी यहाँ पर थे? लड़का है 1:30 से 2 घंटे वेट करते करते जब गाड़ी में धीरे धीरे पानी घुस गया, लड़का मेरे आने से 10 मिनट पहले डूब गया था। मैं आया, मैंने देखा तो फायर ब्रिगेड वाले वो सीढ़ी पे बैठे हुए थे, पानी चेक कर रहे थे, ठंडा है गर्म है। बताओ, अंदर जाने के लिए उनके लिए पानी गर्म करते? जब जाते वो अंदर सिस्टम में भर्ती किस लिए हुए? फायर ब्रिगेड में कह रहे ठंडा पानी है, इसमें सरिया है। वो मैंने बोला कि आप मुझे इजाज़त दो तो मैं जा सकता हूँ ना, आप अपनी जिम्मेदारी पर जा सकते हैं। मैं कहाँ मैं जाऊँगा, बहुत ठंडा पानी है, बहुत टेम्परेचर डाउन है। मगर जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाऊँगा। मैंने कमर से रस्सा बांधा, मुझे इजाज़त दी उन्हें, कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा दाग गया। उन्होंने कह रहे थे जा रहे हो तो जल्दी जाइए, अभी 5 मिनट पहले लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, लड़के की आवाज़ आनी अभी 5 मिनट पहले बंद हुई है। उन्होंने मुझसे ये बोला था। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं देख के आता हूँ। 30 से 40 मिनट मैंने उस लड़के को सर्च किया है, अकेले जाके अंदर। मैं इतना अंदर चला गया था कि यहाँ पे 100 लोग खड़े थे, मुझे उनमें से कोई एक भी नहीं दिख रहा था, एक भी नहीं दिख रहा था मुझे उन लड़के यहाँ पे से। नहीं उन्हें मैं दिख रहा था, बस मुझे वो टॉर्च का इशारा दे के बता रहे थे कि इधर था, इधर जाइए, इधर था। इसमें मैं 30-40 मिनट दौड़ा उस दिन रात को, 16 तारीख की रात को 2 बजे, लेकिन मुझे वो भाई नहीं मिला जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी बचाने के लिए वो सक्षम नहीं हो पा रही थी, आपका सीधा आरोप ये है? आरोप देखो मैं नहीं लगा सकता किसी पे। क्यों? लड़का इतनी कंफर्म पता है कि लड़का 12 बजे गिरा, 1:30 से 2 बजे के करीब लड़का डूबा है। लेकिन मुझसे पहले पुलिस कितनी देर पहले आई है या फायर ब्रिगेड कितनी देर पहले आई है, मुझे ये कंफर्म नहीं था। नहीं है, पिताजी भी यहीं पर थे? हाँ, लड़के के पिताजी ने लाइव मौत देखी अपने बेटे की। उन्होंने सबसे बोला था कि प्लीज मेरे बेटा को बचाओ, किसी भी तरीके से बचाओ, लेकिन कोई नहीं अंदर कूदा। यहाँ पे 100 लोग थे प्लस, क्योंकि कोई बदलाव जो उसके बाद देखा नहीं गया। हालांकि देखिए, सांसद महेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, ये जो लापरवाही यहाँ पर सिस्टम की नजर आई है, ना कोई साइन बोर्ड, ना कोई चेतावनी का बोर्ड, आपको पता है आजकल मौसम इतना खराब है, आप क्या कहेंगे युवराज की मौत पर? देखिए, ये चिंता का और दुख का दोनों ही विषय हैं। एक 27 साल के युवा इंजीनियर को हमने खोया है,
और वो भी जब सारी सुविधा युक्त नोएडा जैसी शहर में जहाँ सुविधाएं भी, चाहे फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ पहुंच सकती थी। अब इस विषय में अभी हमारी नोएडा की सीईओ श्री लोकेश जी से भी बात हुई है। क्या परिस्थितियां थी, ये 150 का जो स्पोर्ट सिटी का मामला है, ये लंबे समय से लंबित था, तो इस पर कुछ कार्रवाई, उसकी बैरिकेडिंग, डायरेक्शन बोर्ड, खतरे का निशान, और उसके बाद जो एजेंसियां वहां पहुंची। देखिए महेश शर्मा जी, सवाल यही है कि जब पहले ही यहाँ पर देखा गया था कि सिस्टम में खराबी है, क्योंकि इससे पहले भी पिछले हफ्ते यहाँ पर एक ट्रक भी गिरा था, हादसे का शिकार हुआ था, और आए दिन इस तरीके के हादसे यहाँ पर होते रहते थे, तो बावजूद इसके सिस्टम सोया क्यों रहा? जो प्रशासनिक अमला है वो बाद में जागा है, जब ये पूरा हादसा हो गया, लोगों की आवाज बुलंद हुई, लोगों ने गुस्सा जाहिर किया उसके बाद। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दुख का विषय। और अभी हमने आधे घंटे पहले ही सीईओ लोकेश एम से बात करी है, डॉक्टर लोकेश एम से, जिनसे कि इसके कारणों में कौन कौन लोग दोषी ठहरे रहे हैं, किन्होंने लापरवाही रही या किनकी गैर जिम्मेदारी रही। आज हमारे विधायक जी वहां जाएंगे और मैं स्वयं भी वहां मौके पर जाऊंगा, उनके जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़ा होने के लिए, और हम उनके साथ खड़े हैं। इसमें जांच होगी और जो भी किसी तरह की भी प्रशासनिक या कोई भी मदद उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को होगी, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है जो हुआ है। इस जांच के बाद ही एक इंजीनियर को मौके पर बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ खाली वो कार्रवाई से किसी का पेट नहीं भरता है, किसी का मृत व्यक्ति वापस नहीं आएगा। लेकिन महेश शर्मा जी, क्या आप मानते हैं अगर पहले ही सावधानी बरती होती तो ये हादसा टाला जा सकता था? देखिए, हम सब लोग प्रिकॉशन लेते हैं, लेनी भी चाहिए और ली जानी भी चाहिए थी, इस विषय में भी ली जानी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस विषय में और थोड़ी सी जांच सामने आ जाए जी, हम इस विषय में आपको और कुछ बता पाएंगे। शुक्रिया महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज सांसद महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ से जरूर ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में इस तरीके के हादसे ना हो, ये सुनिश्चित अब यहाँ से किया जाएगा। नोएडा में अथॉरिटी की लापरवाही से इंजीनियर की दर्दनाक मौत। हंगामे के बाद जागा प्रशासन, जूनियर इंजीनियर बर्खास्त। नोएडा के सेक्टर 150 में एक दर्दनाक हादसे ने प्रशासनिक लापरवाही की भयावह तस्वीर सामने रख दी है। घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के बीच 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक गहरे तालाब में जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि युवराज की मौके पर ही डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस सड़क से युवराज गुजर रहे थे वहां ना तो रिफ्लेक्टर लगे थे, ना सुरक्षा दीवार और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड मौजूद था। हादसे के बाद प्रशासन पर बढ़ते दबाव के बीच नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 2 बिल्डर्स विस्टाउन और लोटस ग्रीन्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दोनों बिल्डर्स पर क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम न करने और गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। पिता के सामने उजड़ा घर, रेस्क्यू टीम पर गंभीर सवाल। इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि युवराज की मौत उनके पिता के सामने हुई। युवराज के चीखने की आवाजें उनके पिता तक पहुंच रही थी, लेकिन कोहरे के चलते पिता उन तक नहीं पहुंच सके। जिस मॉल के गड्ढे में डूबकर युवराज की जान गई, वो प्लॉट नोएडा प्राधिकरण के कब्जे में था। बावजूद इसके वहां कोई सेफ्टी वॉल या बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। पीड़ित परिवार ने नोएडा अथॉरिटी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। मैं वहाँ पर चारों ओर घूम रहा था और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग कोई स्विमिंग जानते हैं तो मेरे बेटे को बचा लीजिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था और अथॉरिटी के पास था ही नहीं कुछ। उनके पास रस्सी के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, केवल रस्सियां फेंकते थे, रस्सी वहां तक जाती नहीं थी और वो
बार बार धीरे धीरे जो है सिंक हो रहा था वहाँ पे। और बोला था पापा अब बहुत नीचे अब चला गया है, मुझे अभी भी बचा लो। नोएडा अथॉरिटी ने दिया जांच का भरोसा। युवराज की मौत की जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कार्रवाई जारी है। किस एजेंसी को काम आवंटित था, पानी कहां से आया और जिम्मेदारी किस किस की है, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। सेक्टर 150 नोएडा में जो दुखद घटना हुई है उसके संबंध में नोएडा प्राधिकरण की ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे इसमें। अभी उसकी पूरी विस्तृत जांच करवा रहे हैं। जांच में पता चलेगा किसकी जमीन थी, किसको आवंटित है और कौन उसका किसको मेंटेन करनी थी वो। पहले भी हुआ था हादसा, फिर क्यों नहीं जागा सिस्टम? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जगह युवराज की मौत हुई वहां महज 17 दिन पहले यानी 31 दिसंबर को एक ट्रक भी हादसे का शिकार हो चुका था। उस वक्त भी ट्रक का अगला हिस्सा गड्ढे में गिर गया था और क्रेन से उसे बाहर निकाला गया था। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब हादसे के बाद आनन फानन में बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन सवाल यही है, अगर ये इंतजाम पहले होते तो क्या युवराज की जान बच सकती थी? सड़कों पर उतरे लोग, न्याय की मांग तेज। उधर युवराज की मौत के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की और चेतावनी दी कि अगर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। एक्शन तो होना ही चाहिए ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो सके, लेकिन अभी तो सिर्फ बेबस है हम लोग। सिर्फ बेबस, ये कैंडल जला के बस एक बेबसी दिख रही है हमारी और कुछ नहीं। हम बेबस है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इस हादसे के लिए? प्रशासन, इस पूरा प्रशासन ही जिम्मेदार है और कोई नहीं। अगर वहाँ पे 70 फीट गहरा गड्ढा था तो इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए थी। एक साइनेज होना चाहिए था, एक बोर्ड होना चाहिए था, एक कॉशन बोर्ड होना चाहिए था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। यह हादसा सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि रेस्क्यू टीम की उस लापरवाही का आईना है जो बार बार जानलेवा साबित हो रही है। अब सवाल ये नहीं कि कार्रवाई हुई या नहीं, सवाल यह है कि क्या इस घटना से सबक लेकर भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जाएगा या फिर सिस्टम अगले हादसे का इंतजार करता रहेगा।